आज के सेशन में खुश आमदीद। नाइन्थ के फिजिक्स हम स्टार्ट ले रहे हैं। फिजिक्स का जो यूनिट नंबर 1 है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, कौन सी चीज़ें माइंड में रखनी है। तो सबसे पहला जो यूनिट है हमारा, इसमें इतनी कोई खास चीज़ें नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो साथ साथ मैं हाईलाइट करता जाऊँगा। इसके साथ आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा करें कि अपने पास बुक ओपन कर लें। अगर आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल है, हार्ड फॉर्म में बुक है, तो वो आप ओपन कर लें। तो जो चीज़ें यहाँ पे मैं एनसर्कल करूंगा, नोट करूंगा, वो आप अगर साथ साथ मुमकिन हो तो आप साथ साथ कर लें, अगर बाद में आप करना चाहें तो बाद में कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन ही है कि फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं मैटर को, एनर्जी को और उनके आपस में इंट्रैक्शन को। ठीक है, ये बड़ी फेमस डेफिनेशन है जो कि हर एक को पता है कि फिजिक्स में हम मैटर, एनर्जी और उनका आपस में जो इंट्रैक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। बाकी फिजिक्स जो है वो एटॉमिक लेवल, क्या अब तो सब एटॉमिक लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हो चुकी हैं। तो सब एटॉमिक लेवल से लेके पूरे यूनिवर्स में गैलेक्सीज और स्टार्स और ब्लैक होल, तो यहाँ तक ये सारी की सारी फिजिक्स ही है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। वो क्वांटिटी जो मेजरेबल हो उनको आप फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जैसे कि लेंथ है, मैथ है, टाइम है, टेम्परेचर वगैरह। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, तो उसको आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते। जैसे कि आप खूबसूरती कह लें, इंटेलेक्चुअल लेवल कह लें, शरारतीपन कह लें, या कोई कितना झूठा है ये कह लें। तो ये चीज़ें जो हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, क्योंकि इनको आप मेजर नहीं कर सकते। ये चीज़ें रेलेवेंट हैं। किसी के लिहाज से कोई बंदा खूबसूरत है तो दूसरे के लिहाज से वही बंदा खूबसूरत नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी को शरारती कह रहे हैं तो एक बंदा आपकी नज़र में शरारती है तो हो सकता है दूसरी की नज़र में वो शरारती ना हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है इनका कोई यूनिट नहीं है मेजर करने का, इसलिए ये जो चीज़ें हैं इनको आप फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कह सकते। फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ वही क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज की फिर आगे दो टाइप्स हैं, एक है बेस क्वांटिटीज और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये दो टाइप्स हैं। बेस क्वांटिटीज जो है इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है सेवन सेवन क्वांटिटीज में। सेवन क्वांटिटीज आपकी जो है वो बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है। एक लेंथ है, मैथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सात क्वांटिटीज हैं जिनको बेस क्वांटिटीज कहा जाता है। और बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन ये साइड पे लिखी हुई है, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस। यानी ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी बुनियाद पे आप दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। जिस तरह आप कलर के बारे में पढ़ते हैं कि बुनियादी तौर पे तीन कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, ये कलर के बारे में सबको पता है। बुनियादी कलर रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन कलर जो है ये प्राइमरी कलर कहलाते हैं। तो ये खुद किसी से नहीं बनते, लेकिन इनको जब आप आपस में मिलाएंगे, जैसे रेड को ग्रीन से मिक्स करेंगे तो एक नया कलर बन जाएगा, रेड को ब्लू से मिक्स करेंगे तो एक और कलर बन जाएगा। इसी तरह आप इन दोनों के मिक्सिंग से फिर आगे किसी और के साथ मिक्सिंग करेंगे, तो इस तरह मिक्सिंग कर करके आप अक्सर जब बाजार में कोई नलकी वगैरह लेने जाते हैं तो आपको पूरा एक चार्ट दिखाया जाता है जहाँ पे डिफरेंट कलर होते हैं, कोई लाइट है, कोई डार्क है, कोई नॉर्मल है। तो वो सारे कलर ऐसे ही बनते हैं, मिक्सिंग से बनते हैं। यानी मिक्सिंग करते जाएं आपके पास नया कलर आता जाएगा। तो बेसिकली ये आप कह सकते हैं बेस कलर है या प्राइमरी कलर है, ये खुद किसी से नहीं बने, लेकिन इनको आपस में मिलाने से आपको आपके पास नए कलर बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही रेलिवेंसी यहाँ पे भी है कि बेस क्वांटिटी जो है वो खुद किसी से नहीं बनी, वो सेवन क्वांटिटीज है, लेकिन उनकी बुनियाद पे उनको आपस में मिलाने से आप और क्वांटिटीज बना सकते हैं जिन्हें कहा जाता है बेस क्वांटिटीज। ठीक है, तो बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जो कि डिराइव की जाती हैं कहाँ से, बेस क्वांटिटी से। तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ साइड पे लिखी हुई है। द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, यानी वो क्वांटिटी जिनको आप बेस क्वांटिटी की बुनियाद पे डिराइव कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, उन्हें कहा जाता है डिराइव क्वांटिटी, और ये बेशुमार है। ठीक है, बेस क्वांटिटी सेवन है, लेकिन जो डिराइव क्वांटिटी है ये काउंटलेस है, ये बेशुमार है, काफी ज्यादा है ये। अब जैसा कि यहाँ पे नीचे एग्जांपल दी हुई है, बेस क्वांटिटी कैसे है, एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी की सारी अगर आप क्वांटिटी को गौर से देखें तो ये आप इवेंचुअली इसी नतीजे पे पहुंचेंगे। जैसे कि एरिया की बात कर लेते हैं, तो एरिया में पता है एरिया किसका फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो अगर आप गौर करें तो लेंथ भी बेस क्वांटिटी है और विड्थ भी, ये भी एक्चुअली लेंथ ही है। ठीक है, चौड़ाई जो होती है वो भी एक्चुअली लेंथ ही होती है, तो दोनों ही लेंथ है। तो लिहाजा दो लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई चीज बन गई एरिया। सिमिलरली अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो ये लेंथ भी लेंथ है, विड्थ भी लेंथ है और हाइट भी लेंथ है, तो ये तीनों ही बेस क्वांटिटीज है। सिमिलरली स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है एस स्पीड ये होती है जिसको आप वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस इज इक्वल टू वी टी होता है। तो वी से आप जब उसे निकालेंगे तो वो आएगा एस ओवर टी, यानी ये आप कह लें डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो एस का जो है वो क्या है, आपका लेंथ है, और टाइम क्या है, ये ऊपर लेंथ आ गई और नीचे आ गया टाइम। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो भी दो बेस क्वांटिटीज के मिलने से बना है। ये लेंथ भी बेस क्वांटिटी है और टाइम भी क्या है, बेस क्वांटिटी है। तो लिहाजा बेस क्वांटिटी को यूज करके आपने एक और फार्मूला बना लिया, एक और क्वांटिटी डिराइव कर ली जो कि स्पीड है। सिमिलरली आगे जो फोर्स है, वर्क है, ये सारी की सारी जब आप इनको डिराइव करते हैं, इनको फर्दर आप लेके जाते हैं, तो इनमें बेस क्वांटिटीज ही इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो कोई भी क्वांटिटी है, चाहे वो बेस क्वांटिटी है, चाहे वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो लिहाजा ये मेजरेबल का जो वर्ड है इसमें मैं स्पेशली स्ट्रेस दे रहा हूँ। तो जो क्वांटिटी मेजर की जा सकती है सिर्फ वही बेस में आती है, अदरवाइज वो बेस में नहीं आती। तो क्योंकि मेजरेबल है यानी पैमाइश हो सकती है, तो फिर पैमाइश के लिए कोई ना कोई यूनिट तो होना चाहिए। अगर हर बंदा अपनी ही तरीके से पैमाइश करना शुरू कर देगा तो फिर तो बहुत बड़ा एक झगड़ा बन जाएगा। मतलब एक कपड़े का अगर आपने कपड़ा लेना है तो 4 मीटर कपड़ा लेना है, अगर जब तक इसका कोई स्टैंडर्ड मीटर नहीं डिस्कस होगा, नहीं मुतय्यन होगा, तब तक तो मसला है। कोई कहेगा कि मेरा मीटर तो इतना लंबा है जी, कोई कहेगा मेरा मीटर इतना लंबा है, तो वो तो हर रोज आए रोज झगड़ा ही बनता रहेगा। लिहाजा इन चीज़ों को एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है इनके बनाए गए हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल पे इसको
राइज किया जाए, इंटरनेशनल लेवल पे इसको नाफिज किया जाए और हर जगह एक जैसा हो। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे 1 मीटर आप पाकिस्तान में कपड़ा लेते हैं तो आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, 1 मीटर जो है वो इतना ही रहेगा। 1 किलोग्राम का वेट जहाँ पे वेट तो नहीं कहना चाहिए, मैस 1 किलोग्राम का जो मैस इधर है, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएंगे 1 किलोग्राम का मैस वही रहेगा। ये नहीं है कि हमारे पास जो 1 किलोग्राम है वो ज्यादा है तो इंडिया में जाएंगे तो वहाँ 1 किलोग्राम कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है, इनका होना बहुत जरूरी था ताकि इन झगड़ों से बचा जा सके। तो ये 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1960 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। ठीक है, वेट एंड मेजर पे जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में। कहाँ पे हुई थी? पेरिस में हुई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए, पेरिस में ये हुई थी, 1960 में हुई थी। और यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ये डिस्कस किए गए थे। तो बेस यूनिट नाम से है, बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे उनको बेस यूनिट कहा जाता है। तो जिस तरह बेस क्वांटिटीज खुद 7 है, इसी तरह उनके जो यूनिट है वो भी 7 यूनिट है। बाकी ये साइड पे एक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, ये आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। ये कन्वर्जन उसने दी हुई है लीटर की। 1 लीटर जो है उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं और 1 लीटर जो है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, और चूंकि 1 डेसीमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो लिहाजा अगर आप 1 लीटर को सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 1 लीटर इक्वल आएगा 10 सेंटीमीटर का क्यूब, इस तरह वो बन जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 लीटर जो है अगर आप डेसीमीटर में लिखना चाहें तो वो बनेगा 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लेके जाना चाहें तो फिर 1 लीटर जो है वो इक्वल हो जाता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। और 1 मिलीलीटर जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से ही बना है, आप खुद बना सकते हैं, इसी चीज से ये बना है। 1 लीटर इज इक्वल टू है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो ये 10 की पावर 3 जब इधर आ जाएगा तो ये बनेगा 1 10 की पावर-3 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब रह जाएगा। और ये जो 10 की पावर-3 है ये आपके पास क्या होता है? ये मिली होता है। 10 की पावर-3 को मिली कहा जाता है। ये आगे हम प्रीफिक्स में देखेंगे कि मिली क्या होता है, हेक्टा क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होता है, पिको, गीगा, ये सारी चीजें आगे हम देखते हैं। तो 10 की पावर-3 को मिली लिखेंगे और आगे लीटर है तो इक्वल आ जाएगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन हुई है। ठीक है, तो इतना मुश्किल काम को नहीं है। तो ये आप कन्वर्जन याद रख लें। ये है एक मिलीलीटर का 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल है। सिमिलरली 1 लीटर जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है। 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। ये जब तक आपको ये चीजें पता होंगी कि 1 डेसीमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो आप आसानी से किसी किस्म की भी कन्वर्जन कर सकते हैं। जब तक आपको कन्वर्जन का रिलेशनशिप नहीं पता होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा कि किलोमीटर में वो आप मीटर में लेके जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर जो है उसके अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो जब तक आपको ये बात नहीं पता होगी कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। ठीक है, आपके लिए फिर आप यूं समझे आपको कुछ भी नहीं पता। सिमिलरली अगर आपको ये नहीं पता कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं तो आप कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा ये कन्वर्जन के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक जो किलोमीटर है वो कितने मीटर की इक्वल है, किलोग्राम कितने ग्राम की इक्वल है, 1 डेसीमीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर की इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक और एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ कि 1 मीटर जो है उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये चीजें पता हो तो आप किसी किस्म की भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो बेस यूनिट जो है वो मैंने बताया था कि 7 क्योंकि बेस क्वांटिटीज हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 7 बेस यूनिट मौजूद है जो कि टेबल में यहाँ दिए हुए हैं। आप आसानी से देख सकते हैं, ये अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेंथ जो है उसका यूनिट मीटर है, मैस का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडिला है, टेंपरेचर का केल्विन है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। यहाँ पे एक बात आप नोट करें कि जितने भी यूनिट फुल नेम में लिखे हुए हैं, ये देखें ना, फुल नेम है, मीटर को फुल नाम में लिखा गया है, किलोग्राम को फुल नेम में लिखा गया है, सेकंड को फुल नेम में, एम्पेयर को फुल नेम में, कैंडिला, ये सारे जो है फुल नेम में लिखे गए। तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि सबका जो स्टार्टिंग लेटर है वो स्मॉल है। ठीक है, इवन के एम्पेयर, एम्पियर अब एक साइंटिस्ट का नाम है। तो हालांकि हम इंग्लिश में वैसे तो पढ़ते हैं कि जब किसी बंदे का नाम आ जाए, किसी जगह का नाम आ जाए, किसी पर्सनैलिटी का नाम आ जाए तो उसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। लेकिन याद रखें यूनिट के अंदर ये कन्वेंशन है कि जब जब आप यूनिट को कंप्लीट नेम में लिखेंगे तो फिर उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल आएगा, चाहे वो किसी साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना हो। सिमिलरली कैल्विन देखें तो कैल्विन भी जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, तो कैल्विन का भी आप पहला लेटर देख सकते हैं कि वो स्मॉल है। लेकिन एक और चीज नोट करने वाली है कि जब हम सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल में जब तक ये कोई सिंपल नाम होंगे तो वो स्मॉल ही चल रहे हैं, किलोग्राम है स्मॉल, केजी सेकंड है स्मॉल से। लेकिन जब एम्पियर है, साइंटिस्ट का नाम आ गया तो अब बड़ा ए आ गया, कैल्विन है साइंटिस्ट का नाम आ गया तो अब आपको बड़ा के लिखना पड़ गया। तो ये दो चीजें आपने नोट करनी है कि जब आपने फुल नेम लिखना है तो फिर इसका स्टार्टिंग लेटर जो है वो स्मॉल होगा, लेकिन जब आपने शॉर्टकट लिखना है तो शॉर्टकट में जब साइंटिस्ट का नाम आ जाता है तो फिर वो बड़ा लिखना होता है। सिमिलरली जो प्रेशर का यूनिट पास्कल है तो पास्कल जो है चूंकि साइंटिस्ट का नाम है तो उसका बड़ा पी आता है, पी ए। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना है। डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने वाले जो यूनिट होते हैं वो डिराइव्ड यूनिट कहलाते हैं। आपके पास बेशुमार डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, लिहाजा उनके बेशुमार यूनिट भी आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे कि स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर स्क्वायर सेकंड, वॉल्यूम का है क्यूबिक मीटर, फोर्स का है न्यूटन, और न्यूटन को अगर आप बेस में लिखना चाहें तो वो बनता है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये यूनिट डिराइव आपको करने आने चाहिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। फोर्स का यूनिट लिखें, फोर्स का यूनिट होता है एम ए, तो मैथ का यूनिट होता है किलोग्राम। और एक्सेलरेशन को आप लिखते हैं वेलोसिटी ओवर टाइम, और वेलोसिटी को आप लिखते हैं ये 1/t, और वेलोसिटी को आप लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो लिहाजा इस तरह आपका यूनिट बन गया किलोग्राम, ऊपर डिस्प्लेसमेंट उसका यूनिट आ गया मीटर, और नीचे 2 दफा टी है तो लिहाजा पर स्क्वायर सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो फोर्स है उसका यूनिट बनता है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये कोई भी यूनिट आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आप आसानी से कोई भी फार्मूले से किसी का भी यूनिट डिराइव कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लिखा हुआ है जी कि प्रेशर है तो इसका यूनिट जो है वो पास्कल है।
ये देखें पास्कल को फुल नेम में स्मॉल पी से लिखा हुआ है। सिमिलरली जो फोर्स का जो फुल नेम है न्यूटन, वो स्मॉल एन से लिखा हुआ है, हालांकि न्यूटन भी साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन जब इसकी शॉर्ट कट है तो ये देखें एन कैपिटल है, और पास्कल का भी जब शॉर्ट कट लिखना है तो फिर पी कैपिटल होगा। और कूलम भी देखें तो कूलम चार्ज का यूनिट कूलम है, तो ये भी स्मॉल सी से शुरू हो रहा है, लेकिन जब इसका आपने शॉर्ट कट लिखना है तो कैपिटल सी है। तो ये चीज़ अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें कि फुल नेम लिखना है तो फिर कोई भी यूनिट है स्मॉल लेटर से शुरू होगा, लेकिन जब शॉर्ट कट लिखना है तो फिर साइंटिस्ट का नाम आ गया तो वो कैपिटल होगा, अदरवाइज स्मॉल ही होगा। प्रीफिक्सेस क्या है जी? प्रीफिक्सेस ये है कि आपके पास कोई नंबर बड़ा आ जाता है तो आप अपनी आसानी के लिए उसको 10 की पावर में लिखते हैं, जैसा कि आप जमीन से लेके सूरज तक का डिस्टेंस निकाल लें तो वो आपका कई अरब किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है, या हम कहीं और आगे निकल जाते हैं, यहाँ से दूर दराज कोई गैलेक्सी है या कोई स्टार है, अपने सूरज की बात नहीं करते, तो वो आपका कई अरब किलोमीटर है, इतनी जीरो लगी हुई है। तो ये एक के बाद अगर सपोज 20 जीरो लगी हुई है तो इसको पढ़ना और लिखना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो फिर क्या करते हैं साइंटिस्ट ने एक तरीका ईजाद किया जिसमें वो 10 की पावर को लिखते हैं, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, जैसा कि किलोग्राम है, अभी हम पहले भी पढ़ चुके थे कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो बजाय इसके कि हम 1000 लिखें, इसको हमने लिख दिया 10 की पावर 3 ग्राम। ठीक है, 10 की पावर 3 ग्राम। और अब ये 10 की पावर 3 से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने एक नया तरीका ईजाद किया जिसे प्रीफिक्स कहा जाता है, और 10 की पावर 3 के लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होती है वो किलो की होती है। किलो। तो हम क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं 10 की पावर 3 यानी 1000 ग्राम की जगह हम लिख देते हैं के जी, और ये के अंडरस्टूड है, के फॉर किलो। ठीक है, सिमिलरली आप फेसबुक पे लाइक्स देखते हैं कि इतने लोगों ने लाइक किया हुआ था, तो वहां पे भी लिखा होता है 10 के, लाइक के साथ जो थंब बना होता है उसके साथ 10 के लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है कि 10,000 लोगों ने लाइक किया हुआ है। सिमिलरली यूट्यूब पे आपको वीडियो देखते हैं तो वहां पे लिखा होता है 15 M, तो एम का मतलब है मिलियन। ठीक है, तो मिलियन, इतने मिलियन लोगों ने वो लाइक किया, तो ये प्रीफिक्सेस हैं सारे के सारे जो शॉर्ट हैंड में यूज होते हैं। तो यहाँ पे टेबल में आपको कुछ प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं, छोटे प्रीफिक्सेस भी हैं, बड़े प्रीफिक्सेस भी हैं। ज़ाहिर है जब हम सब एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं, हम इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेड स्टेट में जो टाइम देखते हैं 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 8 सेकंड होता है, तो वो इतना छोटा टाइम होता है कि उसको हम अगर जीरो की शक्ल में लिखें तो 0.00000001 सेकंड बनता है, तो लिहाजा उसको हमने प्रीफिक्स में 10 की पावर माइनस 8 लिख दिया। और इसी तरह अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा यूनिट है, जिस तरह हमारी जमीन से लेकर किसी दूर दराज स्टार तक का डिस्टेंस, तो वो कई अरब किलोमीटर बनता है, तो हम उसको भी इतने जीरो से बचने के लिए हम 10 की पावर में ले आते हैं, और फिर 10 की पावर के लिए हमने कोई मखसूस प्रीफिक्स इस्तेमाल किया होता है। तो ये एग्जैक्ट अगर 10 की पावर 18 कहीं पे आ जाए तो आप 10 की पावर 18 से जान छुड़ा लें और उसकी जगह आप सिर्फ ई लिख दें, तो ई रिप्रेजेंट करेगा एग्जैक्ट को 10 की पावर 15 है, जैसा कि सॉरी वो माइनस में है, तो 10 की पावर 15 को आप पीटा कहेंगे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपली पी लिख देंगे। और 10 की पावर 12, तो 10 की पावर 12 के लिए है टेरा। जिस तरह आपकी हार्ड डिस्क है, तो आपकी हार्ड डिस्क अगर सपोज 10 की पावर 12 GB है, सॉरी जीबी कह रहा हूँ, ये 10 की पावर 12 बाइट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप 10 की पावर 12 से जान छुड़ा लें, 10 की पावर 12 के लिए आपके पास जो प्रीफिक्स है वो है टेरा, तो आप लिख सकते हैं टीबी, कि मेरे पास जो हार्ड डिस्क है वो 1 TB की है। आप क्या बोलेंगे कि मेरे पास जो हार्ड डिस्क है वो 1 TB है, यानी 1 टेराबाइट है, तो जो बंदा प्रीफिक्स को समझता होगा वो खुद ही समझ जाएगा कि टीबी का मतलब है 10 की पावर 12 बाइट। 10 की पावर 12 जो है वो टीबी है। सिमिलरली अगर आप कहते हैं कि मेरी हार्ड डिस्क जो है वो 1 GB की है, 1 GB, तो जीबी जो है वो गीगा है, और गीगा किसको है 10 की पावर 9, तो लिहाजा जो बंदा कह रहा है कि मेरे पास हार्ड डिस्क 1 GB है, तो एक आगे जी की जगह आप उसका प्रीफिक्स लगाएं तो वो बनता है 10 की पावर 9 और आगे बाइट, यानी इसका मतलब है कि उसकी जो मेमोरी है वो 10 की पावर 9 बाइट है। ठीक है, तो ये 10 की पावर 9 से जान छुड़ाने के लिए आप जी का इस्तेमाल करेंगे, ये प्रीफिक्स है गीगा। सिमिलरली आगे मेगा है, उसको 10 की पावर 6 है, किलो के लिए 10 की पावर 3 है, हेक्टो के लिए 10 की पावर 2 है, और अगर आप छोटे यूनिट में चले जाए तो फिर डेसी है 10 की पावर-1, सेंटी 10 की पावर-2, मिली 10 की पावर-3, माइक्रो ये है, नैनो ये है, पिको। अब ये फेम्टो, ये जो अटोमिक रेडियस है, ठीक है, यानी जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि उसको फेम्टोमीटर में मेजर किया जाता है। जो न्यूक्लियस का साइज है वो फेम्टोमीटर में होता है। और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि 10 की पावर-15 को तो आप कहेंगे फेम्टो। ठीक है, फेम्टो। लेकिन जब 10 की पावर-15 के साथ मीटर लग जाएगा, यानी 10 की पावर-15 मीटर, तो इसको कहा जाता है फर्मी। यानी सिर्फ 10 की पावर-15 है तो इसको आप कहेंगे फेम्टो, सिर्फ 10 की पावर-15 को फेम्टो कहेंगे। लेकिन 10 की पावर 15 के साथ एम लगा हुआ है, यानी मीटर भी लगा हुआ है, तो फिर इसको कंबाइन कंबाइन पढ़ेंगे आप फर्मी। तो ये आपने प्रीफिक्स तैयार रखने हैं, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। अच्छा, प्रीफिक्स के लिए एक और रूल देख लें। प्रीफिक्स का एक और रूल ये है कि आप कभी भी किसी के साथ दो प्रीफिक्स नहीं यूज कर सकते, जैसा कि 1 माइक्रो मिली सेकंड, ये माइक्रो भी प्रीफिक्स है और मिली भी प्रीफिक्स है, तो दो प्रीफिक्स नहीं आएंगे। प्रीफिक्स एक ही यूज हो सकता है, 1 माइक्रो लगा लें या मिली लगा लें या दोनों को कंबाइन करके जो भी बनता है। ठीक है, यानी माइक्रो और मिली, ये है माइक्रो और ये है मिली, तो माइक्रो है 10 की पावर-6 और मिली है 10 की पावर-3, तो आप इन दोनों को कंबाइन करें तो ये बनता है 10 की पावर-9, तो 10 की पावर-9 आप नैनो लगा लें, बजाय इसके कि आप 1 माइक्रो और मिली लिखते रहें, आप लिखें 1 नैनो सेकंड। ठीक है जी, तो ये रूल याद रखना है कि किसी भी क्वांटिटी के साथ दो प्रीफिक्स नहीं आ सकते, आपने एक ही प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है। और उसका मैंने तरीका बता दिया कि माइक्रो और मिली था, तो मैंने कैसे उसको देख लिया है कि ये 10 की पावर-6 और 10 की पावर-3 मिलकर 10 की पावर-9 बन रहा है, और 10 की पावर 9 के लिए हमारे पास एक प्रीफिक्स मौजूद है नैनो, तो लिहाजा मैंने लिख दिया 1 नैनो सेकंड। ये आगे कुछ कन्वर्जन कर रहा है कि किस तरीके से आपने कन्वर्जन करनी है, वो प्रीफिक्स बना रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक रूल आपको बताता चलूँ कि आपने ये कन्वर्जन करनी कैसे होती है। ये याद रखें, जब भी आप जा रहे होते हैं लार्जर यूनिट से, जब आप लार्जर यूनिट से जा रहे होते हैं स्मॉलर यूनिट में,
तो आपने डिवीजन का अमल करना होता है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का अमल करना होता है, आपने मल्टीप्लाई करना होता है। जैसा कि आप जा रहे हैं किलोमीटर से मीटर में, ठीक है, आप किलोमीटर से जा रहे हैं मीटर में, तो किलोमीटर एक लार्जर यूनिट है और मीटर जो है वो स्मॉलर यूनिट है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सवाल ये है। वो आपको ये रिलेशनशिप खुद बताएगा कि इससे मल्टीप्लाई करो। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो लिहाजा आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि आपसे कहा जाता है कि 7 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करें, तो आपने पहले ये देख लेना कि आप क्या लार्जर से स्मॉलर में जा रहे हैं या स्मॉलर से लार्जर में जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है और मीटर जब स्मॉलर यूनिट है, मतलब आप लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन का फिनोमेना करना है। आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, किससे करनी है, ये आपको ये रिलेशनशिप बताएगा कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर के अंदर चूंकि 1000 मीटर होते हैं, लिहाजा आप 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, और अब आपने 7 किलोमीटर नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या लगा देना है, मीटर लगा देना है। तो इस तरह ये बन जाएगा 7000 मीटर। आप इसका उल्ट करें, यानी अगर आपने स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में जाना है, ठीक है, स्मॉलर यूनिट से आपने लार्जर यूनिट में जाना है, तो आपने डिवीजन का प्रोसेस करना है, आपने डिवाइड करना है। सवाल पैदा होता है कि किससे डिवाइड करना है, तो वही तरीका, ये जो इनका आपस में रिलेशनशिप है वही बताएगा कि किससे डिवाइड करना है। जैसा कि अगर आपने मीटर से किलोमीटर में जाना है, यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले रिलेशनशिप चेक करेंगे कि किलोमीटर का और मीटर का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो 1 किलोमीटर का मीटर का रिलेशनशिप होता है, 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के, तो लिहाजा आप 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनका रिलेशनशिप में 1000 का नंबर आ रहा है। तो आपने डिवीजन का प्रोसेस करना है, लेकिन किससे करना है, आपने 1000 से डिवाइड करना है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह हमने 7 किलोमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट किया था, तो हमने 100 से 1000 से मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल इसी तरह अगर आपको 7 मीटर को किलोमीटर में लेके जाना पड़ जाए, तो आप 7 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, और अब मीटर नहीं लिखेंगे, अब आप क्या लिखेंगे, 7 किलोमीटर लिखेंगे, और इस तरीके से जवाब आ जाएगा 0.0007, और 7 लग जाएगा मीटर। ठीक है, या आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये जो 1000 है इसको आप लिख सकते हैं 7/10⁻³ ठीक है। तो 10⁻³ जो है ये अभी हम पीछे, बल्कि इसको ऊपर ले जाएं, ये बनेगा 7 10⁻³ और आगे मीटर आ जाएगा, और 10⁻³ अभी हम प्रीफिक्स पढ़ चुके हैं, ये मिली होता है, तो लिहाजा लिख सकते हैं 7 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने किलोमीटर में जाना है, सॉरी हमने किलोमीटर में जाना था, तो ये आ गया, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ये, यानी आप मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपने फिर लगा देना है किलोमीटर। तो ये मिली वाला तो अब छोड़ दें, क्योंकि मिलीमीटर में कन्वर्जन हमें नहीं करनी थी। तो बात समझाने का मकसद था कि जब आपने बड़े यूनिट से छोटे में आना है, तो आपने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है, और अगर आपने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, तो आपने डिवीजन का प्रोसेस करना है। सवाल ये पैदा होता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है या किससे डिवाइड करना है, तो वो आपने उन दो चीजों का आपस में पहले रिलेशनशिप देख लेना है कि जिन दो चीजों को आप आपस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। वो रिलेशनशिप आपको पता होगा तो आप कन्वर्ट कर पाएंगे, अगर आपको वो रिलेशनशिप नहीं पता तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि टन को आपने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो आपको टन का पहले पता होना चाहिए कि टन के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं, तो टन के अंदर 25 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, जब तक आपको ये रिलेशनशिप नहीं पता होगा आप नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। और ये भी पता होना चाहिए कि जो टन है ये बड़ा यूनिट है और किलोग्राम जो है वो छोटा यूनिट है। वो तो आपको इस नंबर से भी पता चल रहा है कि 25 किलोग्राम मिल रहे हैं, तब जाके 1 टन बन रहा है। तो यहाँ से भी आपको पता होना चाहिए कि छोटा यूनिट कौन सा और बड़ा यूनिट कौन सा है। 25 किलोग्राम मिल रहे हैं तब जाके 1 टन बन रहा है, ये यूनिट जो है ये बड़ा यूनिट है, और किलोग्राम वाला जो यूनिट है वो छोटा यूनिट है। तो टन से जब किलोग्राम में जाना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है, और जब आपने किलोग्राम से टन में आना है तो आपने डिवीजन करनी है। नंबर यही रहेगा 25। बड़े से छोटे में आना है, टन से किलोग्राम में आना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 25 के साथ। और जब आपने किलोग्राम से टन में जाना है तो आप डिवीजन करेंगे किससे, 25 से डिवाइड करेंगे। नंबर यही रहेगा। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन आपके पास एक ऐसी नोटेशन होती है जिसमें आप किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं 10 की पावर में। 10 की पावर में आपने रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी नंबर को, लेकिन उसका जो पहला नंबर होता है 10 की पावर से जो पहला नंबर होता है ये वाला, ये 10 की पावर से पहले पहले जो भी नंबर होता है, ये इसकी शर्त है कि वो नंबर 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। एक या एक से बड़ा हो लेकिन 10 से छोटा हो, ये याद रखें। ये जो नंबर है ये एक के बराबर भी हो सकता है, एक के, इस नंबर को हम ए कह लेते हैं कि वो नंबर ए है, तो वो ए एक भी हो सकता है और एक से ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए, 10 के बराबर नहीं होना चाहिए, याद रखें। अगर वो नंबर एक से छोटा हो जाए, एक से छोटा हो जाए तो समझ लें कि वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। सिमिलरली अगर वो नंबर ए जो है वो 10 के इक्वल हो जाए या 10 से बड़ा हो जाए तो फिर भी वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन तब होगी जब आपकी ये 3 कंडीशन होल्ड करें कि वो जो नंबर ए है यानी 10 से पहले वाला नंबर, वो या तो एक होना चाहिए या एक से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल देखें अगर आप, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ ये नंबर, ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। क्यों बोला, क्योंकि ये 10 से पहले वाला जो नंबर है ये 10 की पावर से पहले वाला नंबर ये 62 आया हुआ है, ये तो 10 से बड़ा हो गया, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। सिमिलरली ये नंबर अगर आप देखें तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, क्योंकि इसका जो शुरू वाला नंबर है वो 0.6 है, और 0.6 जो है वो 1 से लेस होता है। ठीक है, तो ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, ये नंबर भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, ये नंबर भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि ये 10 से बड़ा हो गया, ये इसलिए नहीं है कि ये 1 से छोटा हो गया। नंबर आपका 1 से इक्वल या 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, 10 के बराबर नहीं होना चाहिए, ना ही 10 से बड़ा होना चाहिए। ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, क्योंकि ये 1 से बड़ा भी है 6.2, ये 1 से बड़ा भी है और 10 से छोटा है। कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो मेजरिंग टेप है। मेजरिंग टेप जो है ये लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ये मेजरिंग टेप आपको नजर आ रही है। मीटर रॉड भी है, मीटर रॉड भी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा और भी कुछ डिवाइसेज हैं जो इनको मेजर करने के लिए यूज होता है, जैसे कि स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है, तो ये सारे के सारे लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर और मीटर रॉड, इनके लीस्ट काउंट जरा देख लें। लीस्ट काउंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट होता क्या है। जब तक आपको लीस्ट काउंट का नहीं पता होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो लीस्ट काउंट जो है वो सबसे पहले देखें। लीस्ट काउंट
किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो मिनिमम मेजरमेंट करने की सलाहियत होती है उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। यानी कोई भी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो जो सबसे छोटी पैमाइश कर सकता है उसे हम कहते हैं ये उसका लीस्ट काउंट है। अगर वो उससे छोटी पैमाइश नहीं कर सकेगा इसका मतलब ये है कि उसका लीस्ट काउंट जो है वो इतना छोटा नहीं है कि वो उससे कम पैमाइश कर सके। तो कुछ लीस्ट काउंट देख लें, जो मीटर रॉड होता है, मीटर रॉड। तो मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट होता है, यानी कम से कम मीटर रॉड कितनी पैमाइश कर सकता है, वो 1 मिलीमीटर की पैमाइश कर सकता है। अगर कोई पैमाइश है इतनी छोटी आ गई है, 1 मिलीमीटर से छोटी आ गई है, तो आपका जो मीटर रॉड है वो पैमाइश नहीं कर पाएगा। सिमिलरली वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो सेंटीमीटर में ये बनेगा 0.1 सेंटीमीटर। और ये अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो ये बनेगा 0.01 सेंटीमीटर। और जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर, उसका जो लीस्ट काउंट है वो इक्वल होता है 0.01 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में लिखना चाहे तो 0.001 सेंटीमीटर। और उसके बाद आ जाएगा आपका स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक बात आप नोट कर रहे होंगे कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो सेम है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो सेम है। तो वर्नियर कैलिपर के दो हिस्से होते हैं। एक होता है इसका वर्नियर स्केल, जो कि इसके ऊपर मूव कर सकता है, ये वाला हिस्सा जो है ये इसका हिस्सा वर्नियर स्केल कराता है, इसको आप मूव करवा सकते हैं आगे पीछे। ठीक है। और एक होता है ये मेन स्केल, ये वाला हिस्सा इसका मेन स्केल है, ये फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड है और दूसरे वाला हिस्सा जो है ये फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड है और ये वाला जो हिस्सा है ये जिसे आप वर्नियर स्केल कहते हैं, वर्नियर स्केल ये मूव कर सकते हैं, इसको आप आगे पीछे यूं मूव करवा सकते हैं इसके ऊपर। वर्नियर स्केल के ऊपर 0 से 10 नंबर होते हैं, ये नोट करना, ये आपको नजर भी आ रहा होगा। वर्नियर स्केल के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं वो 0 से लेके 10 नंबर लिखे होते हैं। और जो डिवीजन होती है, अगर डिवीजन पूछी जाए तो इसके ऊपर जो डिवीजन है 10 डिवीजन है। ठीक है। और हर हिस्सा जो है वो 0.9 मिलीमीटर के इक्वल है। हर हिस्सा, यानी हर हिस्से का मतलब ये है कि ये देखिए ये 10 डिवीजन है। ये हर हिस्से का मतलब ये है कि ये एक हिस्सा है यहाँ तक। ठीक है। ये दूसरा हिस्सा है, ये आगे तीसरा हिस्सा है, ये चौथा हिस्सा, और पांचवा छठा सातवां आठवां। तो हर हिस्सा जो है, यानी जो एक डिवीजन है वो कितनी है, 0.9 मिलीमीटर की है। एक डिवीजन 0.9 मिलीमीटर की है। ईच ऑफ डिवीजन जो है वो 0.9 मिलीमीटर है। ये किसकी बात हो रही है, ये वर्नियर स्केल की बात हो रही है। अच्छा, लीस्ट काउंट को फाइंड करने का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है जी। लीस्ट काउंट को आप फाइंड कैसे कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है। मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है, ये आपको नजर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन स्केल आपका। तो इसके अंदर ये जो आपको इस तरह की लाइनें नजर आ रही हैं, हर दो लाइनों में जो डिफरेंस है वो 1 मिलीमीटर का है। ये एक लाइन अगली दूसरी लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर का है। तो यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट लिखा हुआ है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। मिलीमीटर में है तो वो 0.1 मिलीमीटर है, लेकिन सेंटीमीटर में है तो वो कितना है, 0.01 सेंटीमीटर है। क्योंकि मिलीमीटर छोटा यूनिट है और सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है। छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवीजन करेंगे, किससे डिवीजन करेंगे ये मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको पहले पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो लिहाजा आपने 10 से डिवाइड करना है। छोटे यूनिट से आप बड़े में जा रहे हैं, आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो 10 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद है जीरो एरर। जीरो एरर ये होता है कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो बाद औकात पहले से ही कुछ ना कुछ मेजरमेंट करके रख देता है। यानी आपने 1 किलोग्राम चीनी लेनी है, तो अभी आपने चीनी ली ही नहीं है, तो स्केल के ऊपर पहले ही शो हो रहा है 0.25 ग्राम। अभी आपने चीनी ली ही नहीं है और स्केल आपका पहले ही 0.25 ग्राम शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने तो 0.25 ग्राम चीनी पहले ही मेजर करके रखी हुई है, हालांकि आपने तो ली ही नहीं है। तो ये वाला जो एरर है इसे कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है। और बाद औकात ये होता है कि आप उसके ऊपर कुछ वजन रख देते हैं, यानी थोड़ी सी चीनी आपने रख भी दी है, तो अभी भी स्केल के ऊपर जो है वो 000 शो हो रहा है। इसका मतलब है कि उसका उसके अंदर जो एरर है वो नेगेटिव एरर है। ठीक है। तो ये होता है एरर, जिसे जीरो एरर कहा जाता है, कि या तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसने कुछ पैमाइश एक्स्ट्रा करके रखी हुई है, या फिर उस इंस्ट्रूमेंट ने पैमाइश कम करके रखी हुई है। तो दोनों जो है वो दोनों ही जीरो एरर कहलाते हैं। एक को पॉजिटिव एरर कहा जाता है, एक को नेगेटिव। यानी अगर उसने पहले ही कुछ मेजर करके रखी हुई है तो फिर पॉजिटिव जीरो एरर है, और अगर उसने पहले ही मेजरमेंट 0 0 नहीं है बल्कि माइनस में गई हुई है तो फिर वो नेगेटिव जीरो एरर है। तो इसको करेक्शन की जाती है और इस करेक्शन को कहा जाता है जीरो करेक्शन। ठीक है। इसे जीरो करेक्शन कहा जाता है। जीरो करेक्शन कैसे कहा जाता है कि अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो आप एंड पे जाके माइनस करेंगे, और अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो एंड पे जाके आप प्लस करेंगे। यानी अगर इसी की बात कर लें तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है, एंड पे जाके आपने 0.25 नेगेटिव करना है, माइनस करना है, और अगर नेगेटिव है तो आपने एंड पे जाके 0.25 प्लस करना है।